स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज सर पे। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नर के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं बर्नर के सिद्धांत को। टॉपिक है हमारा बर्नर का सिद्धांत। तो समझ लेते हैं कि बर्नर ने जो सिद्धांत अपना लिया था ये किसके आधार पर किस विषय में दिया था। तो बर्नर ने जो आपके समकुल यौगिक होते हैं या कुछ सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनमें आवर्धन की प्रकृति को समझाया था कि किस प्रकार के बॉन्ड द्वारा लिगेंड्स केंद्रीय धातु से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में समझ लेंगे कि उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे CuNH3 का होल 4 और यहाँ पर 2 पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक मेटल है कॉपर और यहाँ पर अमोनिया के अणु हैं जिनकी संख्या 4 है। तो जो मेटल है कॉपर ये हमारी केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल, और अमोनिया के अणु जो हैं वो लिगेंड्स। तो अब यहाँ से परिभाषा को समझेंगे। वे यौगिक जिनमें लिगेंड्स उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं केंद्रीय धातु से, या वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दूसरे परमाणु या आयनों या उदासीन अणुओं से उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे उप सहसंयोजी बंध क्या होता है। जैसे केंद्रीय धातु हमारी M हो गई और कोई लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, साझा नहीं करता है, डोनेट करता है, जिस वजह से लिगेंड्स इस प्रकार का एरो शो करते हैं। हम इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध, अर्थात लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट कर रहा है। तो ये हमारा उप सहसंयोजी बंध हो गया। तो जो लिगेंड्स होते हैं, जो अमोनिया के अणु हैं यहाँ पर, वो केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, इससे इसी उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं वो उप सहसंयोजी कंपाउंड कहलाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बर्नर के सिद्धांत के विषय में। तो बर्नर ने जो सिद्धांत था वो दिया था उप सहसंयोजी यौगिकों में, उप सहसंयोजी यौगिकों में आवर्धन की प्रकृति को समझाने के लिए, आवर्धन की प्रकृति को समझाने के लिए बर्नर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो ये सिद्धांत उन्होंने 1893 में प्रतिपादित किया था, जिसके लिए इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सन 1913 में अल्फ्रेड बर्नर के लिए। इन्होंने क्या बताया, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CuNH3 का होल 6 और यहाँ Cl3, ये हमारा उप सहसंयोजी यौगिक हो गया। इसमें ये लिगेंड्स हैं और ये हमारी सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड से, यानी ये दो प्रकार की संयोजकताएं शो करता है। केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं शो करता है, एक प्राथमिक संयोजकता, और प्राथमिक संयोजकता को ही हम आयनिक संयोजकता कहते हैं। आयनिक संयोजकता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनों के रूप में टूट जाते हैं। और दूसरी ये संयोजकता शो करते हैं वो है द्वितीयक
संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं शो करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। इतनी सी बात हमको समझनी है। पहले दो प्रकार की संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को शो करता है केंद्रीय धातु परमाणु। अब हम समझते हैं कि प्राथमिक संयोजकताएं क्या होती हैं। प्राथमिक संयोजकता, तो सबसे पहली बात जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो परमाणु की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। यानी प्राथमिक संयोजकताएं जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये आयनिक होती हैं और आयनिक होने के कारण ये दुर्बल बंधों द्वारा जुड़ी रहती है केंद्रीय धातु परमाणु से, और इसीलिए इनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन अर्थात ये कमजोर बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है हमारे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में। एक और खास बात कि ये अधिशात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ये अधिशात्मक होती हैं, अधिशात्मक होती हैं और अधिशात्मक होने के कारण ये संकुल यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती हैं। तो एक और पॉइंट है कि ये ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती हैं, ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती हैं, अधिशात्मक होती हैं, डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं इनको, और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। अब हम समझते हैं द्वितीयक संयोजकताओं को। द्वितीयक संयोजकताएं, तो सबसे पहली बात ये उपसह संयोजन संख्या व्यक्त करते हैं। ये संकुल की उपसह संयोजन संख्या व्यक्त करती हैं। उपसह संयोजन संख्या व्यक्त करती है। अगली बात है कि जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं ये अनआयनित होती हैं। अनआयनित होती हैं अर्थात जलीय विलयन में इनको अलग आयनों के रूप में नहीं किया जा सकता, ये अनायनित होती हैं। और तीसरी बात है कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं इनको हम सीधी डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सीधी लाइन से, सॉरी डॉटेड लाइन नहीं, सीधी लाइन से शो करते हैं। सीधी लाइन से इसका मतलब है कि मजबूत बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। एक और बात है कि ये द्वितीयक संयोजकताएं हैं ये दिशात्मक होती हैं। दिशात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ये दिशात्मक होती हैं। और अगर ये दिशात्मक होती हैं जिस कारण ये आपकी जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं। संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती है द्वितीयक संयोजकताएं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो संयोजकता परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। इन्हें हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये दुर्बल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं और ये आयनित हो जाती हैं। ये अधिशात्मक होती हैं और अधिशात्मक होने के कारण ये ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती हैं, जबकि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं ये उपसह संयोजन संख्या को व्यक्त करती हैं, अनआयनित होती हैं और इनको
रेखा से हम डिनोट करते हैं, ये दिशात्मक होती है जिसके कारण ये ज्यामिति का निर्धारण करती हैं। तो ये हमारी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं हो गई। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये तो समझ ले प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की संयोजकताएं इसको करता है। प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो जलीय विलयन में आयनित हो जाती हैं, अर्थात पृथक हो जाती हैं। तो इसी एग्जाम्पल को देखेंगे, CO3 का होल 6 3 पॉजिटिव अगर एक्वस सॉल्यूशन में से डिसॉल्व किया जाएगा तो ये CONH3 का होल 6 और यहाँ पर 3 पॉजिटिव और प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो आप ये क्लोराइड आयन है ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं, जो जलीय विलयन में आयनित हो गए, अर्थात कमजोर बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं। जबकि जो अमोनिया के अणु हैं ये प्रबल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, अर्थात ये जो बड़ी कोष्ठक में लिगेंड्स होते हैं इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते, ना ही ये आयनित होते हैं। तो इनको हम सीधी लाइन से शो करते हैं, इनको डॉटेड लाइन से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हमारा ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड यानी COCl3 into 6NH3 ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान देंगे प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं पर के सिद्धांत को समझेंगे। तो COCl3 into 6NH3 इसकी रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ में कराते हैं तो देखने को ये मिलता है जो सिल्वर है आपका Ag, ये यहाँ से Cl क्लोराइड आयनों को अपने साथ लेकर अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड बनाता है, तो AgCl बना लेता है और ये नाइट्रेट जो है वो इसके स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ बनेगा NO3 का होल थ्राइस into 6NH3। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम 3 लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3AgCl। अब यहाँ देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो Cl3 है वो आसानी से सिल्वर के साथ में अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, लेकिन जो अमोनिया के अणु हैं, यहाँ पर जो अमोनिया के अणु हैं वो पृथक नहीं होते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, COCl3 into 6NH3 और इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो सांद्र है इससे कराते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है CO2SO4 का होल थ्राइड into 12NH3 और प्लस, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, CO2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ SO3 है तो इसको यहाँ 3 लगा देंगे और प्लस में 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 आपके क्लोरीन परमाणु है तो यहाँ पर 6HCl आउट हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग कि H2SO4 से जब इसके रिएक्शन कराते हैं, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, एक नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जब H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराई तो फिर से हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो Cl परमाणु हैं, क्लोरीन के जो परमाणु हैं वो पृथक हो जाते हैं और यहाँ पर भी अमोनिया के अणु पृथक नहीं होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है
कि क्लोरीन परमाणु इस उप सहसंयोजी परिसर से बाहर व्यवस्थित हैं। कहाँ व्यवस्थित हैं? बाहर व्यवस्थित हैं तथा प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आयनित हो गए और प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े हुए हैं, इसी कारण इनमें दुर्बल बंध है और ये आसानी से आयनित हो जाते हैं। और निष्कर्ष निकलता है कि जो अमोनिया के अणु हैं ये मजबूत बॉन्ड के द्वारा बने हैं और ये सहसंयोजी परिसर के अंदर है, क्योंकि ये आयनित नहीं हुए। तो इसको हम लिखेंगे CONH3 का होल 6, ये इसका स्वरूप है CONH3 का होल 6 और Cl थर्ड। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो क्लोरीन परमाणु हैं वो प्राथमिक या आयनिक संयोजकताओं से जुड़े हुए हैं, जबकि अमोनिया के अणु द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े हुए हैं और द्वितीयक संयोजकताएं आयनिक नहीं होती हैं। और इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक सूत्र है हमारे संकुल का, वो होता है CONH3 का होल 6 और Cl थर्ड। तो अब इसकी संरचना को देख लेते हैं, कैसे किस प्रकार की संरचना होगी। कोबाल्ट जो है इससे अमोनिया के अणु जो हैं वो द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़ते हैं, तो द्वितीयक संयोजकताओं को हम सीधी रेखा से डिनोट करते हैं, सीधी रेखा से डिनोट करते हैं। और जबकि तो कितने हैं अमोनिया के अणु? 6 NH3 और NH3। अब देखेंगे यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है वो प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े हैं और प्राथमिक संयोजकताओं को हम बिंदु रेखा यानी डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं द्वितीयक संयोजकताओं से कौन जुड़ा है? NH3 परमाणु, जिनको हम सीधी रेखा से शो करते हैं। प्राथमिक संयोजकताओं से कौन जुड़े हैं? Cl परमाणु, जिनको हम बिंदु रेखा से शो करते हैं। तो हमेशा प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती है, डिसॉल्व हो जाती हैं जलीय विलयन में, कमजोर बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, ये ज्यामिति का निर्धारण नहीं करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, बिंदु रेखा से डिनोट करते हैं, ये दिशात्मक होती हैं। और इस प्रकार से बर्नर के सिद्धांत को समझते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बर्नर ने जो सिद्धांत दिया था वो उपसह संयोजक यौगिकों की आबंधन की प्रकृति को समझाने के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं शो करता है, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो आयनिक संयोजकताएं कहलाती हैं, इनको हम बिंदु रेखा से डिनोट करते हैं, ये दिशात्मक होती हैं और ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती हैं। हाँ, एक बात और कि जो प्राथमिक संयोजकताएं होंगी वो हमेशा ऋणात्मक लिगेंड्स के द्वारा ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वो द्वितीयक संयोजकताएं धनात्मक आयनों से संतुष्ट हो सकती हैं, ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट हो सकती हैं और कभी-कभी धनात्मक से कभी-कभी शो होती हैं। बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है ऋणात्मक आयनों से, और उदासीन अणुओं से ये संतुष्ट होती हैं, जबकि प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणात्मक आयनों से ही संतुष्ट होती हैं। तो इस प्रकार से हम ल्यूटियो कोबाल्ट क्लोराइड से बर्नर के सिद्धांत को समझ लेंगे। बताइएगा किस प्रकार की वीडियो लगी आपको। जय हिंद।